हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज होने जाने वाला आयरलैंड इंटरप्रोविंशियल लिमिटेड वर्ल्ड कप का मैच, जो कि होने जा रहा है नॉर्दर्न नाइट्स और नॉर्थ ईस्ट वारियर्स के बीच में। तो ये मैच होने जा रहा है सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब, जो कि स्टॉर्मॉन्ट में है, बेलफास्ट। अभी तक 4 मैचेस हुए हैं और चारों ही मैचेस काफ़ी अच्छे गए हैं हमारे लिए। ये है 5वां मैच, ठीक है। और ये है दूसरा मैच जहाँ पे लेस्टर लाइटनिंग की टीम इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि 5 में से 3 मैच ऑलरेडी लेस्टर लाइटनिंग खेल चुकी है, तो उनके टीम के बारे में काफ़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा आइडिया है। आखिरी मैच पर आपको पता ही होगा, नॉर्दर्न नाइट्स ने बहुत ही सरप्राइजिंगली यहाँ पर लेस्टर लाइटनिंग को हराया था, और सिर्फ हराया नहीं था, डोमिनेटिंगली हराया था। लेकिन अगर आप थोड़ा डिप में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे पॉल स्टर्लिंग के वो धमाकेदार इनिंग्स जो उन्होंने खेला था, मतलब लगभग 4 ओवर के आसपास उन्होंने बैटिंग करी थी और 60+ स्कोर्स उन्होंने बनाए थे, तो वहीं पर उन्होंने मैच बहुत हद तक घुमा दिया था। और उसके बाद से तो ऑफकोर्स जॉर्डसन और लॉलर ने बहुत ही अच्छी पारी खेली थी, जिसके बदौलत टीम को जीत हासिल हुई थी। ये मैच हालांकि वेदर की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा ओवरकास्ट है, लेकिन मुझे लगता है मैच सही से हो जाना चाहिए। ये मैच होने जा रहा है नॉर्दर्न नाइट्स और नॉर्थ ईस्ट वारियर्स के बीच में। नॉर्थ ईस्ट वारियर्स भी अपना पहला मैच लेस्टर लाइटनिंग के साथ हार गई थी, लेकिन दूसरे मैच में मुस्टेड रेड को उन्होंने हराया था। और दोनों ही टीम, मतलब नॉर्दर्न नाइट्स भी पहला मैच हार के दूसरे मैच में जीत हासिल करा था। दोनों ही टीम एक एक जीत और एक एक हार की जगह पर है। तो देखना पड़ेगा हमें क्या क्या चीज़ें मिलता है। कुछ बहुत ही यूनिक ऑब्जर्वेशंस हैं एज़ यूजुअल, और कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो शायद हो सकता है कि कुछ आपके ओपोनेंट्स ऐसे भी आए जो इनको ड्रॉप करके लाएं। एक आध ऐसा प्लेयर तो हो सकता है जो हो सकता है कि 99% ओपोनेंट्स आपको नहीं लेके आएंगे, लेकिन वो हमारे टीम में होंगे, और जिनको शायद लोग लेंगे या नहीं लेंगे ऐसे कन्फ्यूजन में हो, वो हमारे लिए कैप्टन वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से जो है पूरा वीडियो देखते जाना। देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं। पिछले सीजन की सब बातें छोड़ देते हैं, आखिरी 5 मैचों की बात करें तो नॉर्दर्न नाइट्स आपको आगे होती हुई दिख जाएगा। याद रखना, ये जो ग्राउंड है ये नॉर्दर्न नाइट्स का ग्राउंड है, ठीक है। तो नॉर्दर्न नाइट्स की टीम ही यहाँ पर ज़्यादा खेलती है। और अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊँ तो एक टीम है नॉर्दर्न नाइट्स के डोमेस्टिक सर्किट में जिसका नाम है सिविल सर्विस करके, ठीक है। तो उसका ये होम ग्राउंड है, तो उस टीम के होकर जो भी प्लेयर खेलते हैं ऑफकोर्स उनको इस ग्राउंड के बारे में काफ़ी ज़्यादा आइडिया होगा। ये चीज़ हम आगे भी डिस्कस करेंगे। आखिरी 5 मैचों में आपको नॉर्दर्न नाइट्स आगे होती दिख जाएगी, लेकिन एकमात्र मैच जो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट वारियर्स जीत रही है, अच्छा ये आखिरी 3 सीजन के भीतर है, समझ लीजिए। ये एकमात्र मैच जो नॉर्थ ईस्ट वारियर्स ने जीता है वो इसी ग्राउंड पे हुआ गया। लास्ट मैच जो था इन दोनों टीमों के बीच वो है, ठीक है। और बाकी नो रिजल्ट रहा है, जो कि मेजोरिटी ऑफ द फिक्सचर में रहता ही है आयरलैंड में। इस राउंड में बात करें तो जैसे मैंने बताया नॉर्दर्न नाइट्स का घर है ये, तो 5 मैच उन्होंने खेले हैं, एक नो रिजल्ट, और बाकी एक भी मैच अभी तक वो जीत ही नहीं पाए हैं। लेकिन याद रखना, टीमें यहाँ पर अदल बदल होती रहती हैं, लेकिन ऐसी टीम नॉर्दर्न नाइट्स अभी तक यहाँ पर जीत नहीं पाई है। नॉर्थ ईस्ट वारियर्स ने 2 खेला है, दोनों ही ऑफकोर्स नॉर्दर्न नाइट्स के अगेंस्ट में ही खेला है, और दोनों ही उन्होंने जीत हासिल करा हुआ है। यहाँ पर कुछ बताने के लिए नहीं है। अभी आ जाते हैं रीसेंट हेड टू हेड मैचेस में और देखते हैं क्या क्या हमें मिल रहा है। 3 रीसेंट मैचेस में आपको दिखाऊंगा, पिछले 2-2.5 साल के भीतर जो हुआ है, तो ज़्यादा पुराना नहीं जाएंगे, और उसके ही भीतर कुछ चीज़ें आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर दिख जाएंगी, ठीक है। नोटिस करते रहो। तो ये है पहला मैच जो कि हुआ था एग्लिंगटन में। एग्लिंगटन में मैं हमेशा ही कहता हूँ कि स्टुअर्ट थॉम्सन का घर है, वहाँ पर वो हमेशा ही अच्छा करते हैं, ये आपको पता ही होगा। अब एग्लिंगटन में एक मैच ऑलरेडी हो भी चुका है इस सीजन में, वहाँ पर हमने ये चीज़ बताई हुई है, और वहाँ पर स्टुअर्ट थॉम्सन ने अच्छी बल्लेबाजी भी करी थी, आपको याद होगा। तो यहाँ पर मैच हुआ था नॉर्दर्न नाइट्स के साथ, नॉर्थ ईस्ट वॉरियर्स का। 245 उन्होंने बनाया था, लीड किया था क्रिस ने, रुआन प्रेटोरियस, मार्क अदायर और हैरी टेक्टर, ठीक है। बॉलरों में से ग्राहम केनेडी, अभी तक उनको एक भी विकेट नहीं मिला है। बॉलिंग ठीक ठाक मिल रही है, मैं कहूँगा ज़्यादा तो मतलब जेन्युइन बॉलर्स को बॉलिंग नहीं दे रहे हैं नॉर्थ ईस्ट वॉरियर्स की टीम को, पता ही होगा। गेट को भी उन्होंने सही से इस्तेमाल नहीं करा। केनेडी को भी ठीक ठाक ओवर मिला है, ज़्यादा नहीं। तो यही है, लेकिन इनके रिकॉर्ड्स यहाँ पर अच्छे रहते हैं हमेशा ही डोमेस्टिक सर्किट में। तो उसका एक एग्जाम्पल ये है, केनेडी 3 विकेट, मैकब्राइन के यहाँ पर विकेट से, बाकी ह्यूम और यंग के एक करके विकेट। नॉर्थ ईस्ट वॉरियर्स चेस नहीं कर पाई, पीछे रह गई, लेकिन फिर भी आपको पोर्टरफील्ड दिख जाएंगे और थॉमसन जो हमेशा ही एग्लिंगटन में अच्छा करते हैं उनका, साथ में गेटकेट पहले खेलते थे नॉर्दर्न नाइट्स के होकर, ठीक है। इनके बारे में और भी चीज़ें हम बताएंगे। इस सीजन में उनका टीम जो है बदल चुका है, तो अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलने आने वाले हैं, और भी कुछ चीज़ें होंगी इनके लिए काफ़ी पुराना और काफ़ी मतलब यूजुअल भी, तो उस सब चीज़ें हम बताएंगे। हैरी टेक्टर ने यहाँ पर एक विकेट भी लिया था, ठीक है। नॉर्दर्न नाइट्स यहाँ पर जीत गई। ये है आखिरी मैच जब ये दोनों टीमें इसी पर्टिकुलर ग्राउंड पे भिड़े थे, ठीक है। क्या हुआ था, नॉर्थ ईस्ट वॉरियर्स ने बनाया था 188, यहाँ पर भी उनके 10 विकेट गिरे थे, यहाँ पर भी उनके 10 विकेट गिरे थे। यहाँ पर लीड किया था गेटकेट, मैनली और हैरी टेक्टर ने। यहाँ पर फिर से
हैरी टेक्टर और गेटकेट का नाम आपको दिख रहा है, साथ में मार्क अदर, ठीक है। लेकिन इस बार विकेट्स का नंबर जो है वो हैरी टेक्टर का हो गया 1 से 3, गेटकेट का 3 से 4। पोर्टरफील्ड फिर से यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ करते हुए दिख रहे हैं, तो ये आखिरी मैच है, ध्यान से नोटिस करना। उसके बाद बारिश आ गया था शायद, तो 20 ओवर का ही मैच हुआ था नॉर्दर्न नाइट्स का। 107 उनका हो गया था स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर। केनेडी ने यहाँ पर भी काम कर रहा था, और यंग और ह्यूम के फिर से एक एक करके विकेट। बाकी बैट्समैनों में से कुछ बताने के लिए यहाँ पर नहीं है। नॉर्थ वेस्ट वॉरियर्स ने यहाँ पर जीत हासिल करा था, अगर मैच होता भी लंबा तो भी यहाँ पर वो जीत ही जाते, 8 विकेट गिर गया था क्योंकि। अच्छा, और ये है आखिरी मैच जो हम कंसीडर करेंगे। ये 2019 का मैच है, ये हुआ था मुर्सिया में। नॉर्दर्न नाइट्स ने बनाया था यहाँ पर 265, ठीक है। एलिसन जो अभी करंट स्क्वाड में से किसी का भी पार्ट नहीं है। अदायर और हैरी टेक्टर फिर से। स्टुअर्ट थॉमसन ने यहाँ पर 4 विकेट निकाला था, तब वो पूरी ओवर अपनी बॉलिंग करवाते थे। और बाकी बॉयड रनकिन और यंग के यहाँ पर भी विकेट्स हैं। यंग आपको दिख रहा होगा तीनों ही फिक्चर में एक एक करके विकेट ले रहे हैं, लेकिन एक करके ही ले रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं। नॉर्थ वेस्ट वॉरियर्स फिर से उनके 10 विकेट गिर गए, ठीक है। तो नोटिस कर रहे हो, नॉर्थ वेस्ट वॉरियर्स भले ही हारे जीते, 10 विकेट तो उनके गिर रहे हैं। लीड किया किसने? फिर से हैरी टेक्टर ने, अदायर ने, और इस बार मैककार्टर वगैरह भी आ गए। तो कुछ नाम आपको कॉन्सिस्टेंटली दिख रहे हैं। मार्क अदायर फिर से यहाँ पर आपको दिख रहा है, स्पेशली बॉलिंग से उनका नाम है, ठीक है। और जब है पंचेस में उन्होंने विकेट निकाला हुआ है। हैरी टेक्टर एक बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग पैकेज के तौर पे सामने आ रहा है। बैटिंग से नहीं, आप देखेंगे बैटिंग से ज़्यादा रन उनके नहीं है। यहाँ पर 36 नॉट आउट उन्होंने बनाया था, बाकी ज़्यादा कुछ बैटिंग से नहीं है। लेकिन बॉलिंग से आखिरी तीनों ही मैच पर उन्होंने विकेट निकाला हुआ है, और हम जितना पीछे जा रहे हैं हमें विकेट्स के नंबर उतना ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं। अभी क्या है कि आप कह सकते हैं कि ये बॉलिंग का स्टैट तो ज़्यादा काम पे शायद आएगा नहीं, लेकिन आखिरी मैच में उन्होंने बॉलिंग कराई थी। अभी इस मैच में बॉलिंग कराएंगे या नहीं, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, वो सब मैं आगे बताऊंगा। लेकिन रिकॉर्ड्स ये कह रहे हैं कि हैरी टेक्टर को ये फिक्सचर काफ़ी पसंद है, भले ही बॉलिंग से ही हो, लेकिन है। इसके सिवाय मार्क अदायर आपको दिखे हैं, इसके सिवाय शेन गेटकेट भी आपको दिखे हैं, विलियम पोर्टरफील्ड दिखे हैं 3 में से 2 मैचेस में। तो ये कुछ परफॉर्मर हैं जिनको हमने नोटिस करा है हेड टू हेड से, ठीक है। बाकी क्रेग यंग, ग्राहम ह्यूम, इनकी एक एक करके विकेट्स रहे हैं, लेकिन एस्टोनिशिंगली बेटर परफॉर्मर ये रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हेड टू हेड से हम देख पा रहे हैं। अगर आपको फिर भी देखना है, आप वीडियो पॉज करके बैक करके देख सकते हो। तो यही है। अब ये आ जाते हैं ग्राउंड के बारे में, ठीक है। ग्राउंड में उस तरह से बताने के लिए तो कोई नहीं है कि कौन सा परफॉर्मर है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जो मैचेस यहाँ पर हुए हैं, जो मैंने आपको दिखाया, 4 मैचेस पिछले 3 सीजनों को अगर मैं कंसीडर करूँ तो 4 मैचेस हमें मिलेंगे। 4 मैचेस में कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ कुछ परफॉर्मर्स हैं, उनको मैं आपको नोटिफाई करवा देता हूँ, है ना। चलो, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 2018 से। अच्छा, ये पर्टिकुलरली बेलफास्ट का यही ग्राउंड नहीं हो सकता है। आपने अगर नोटिस करा होगा तो ये ग्राउंड है स्टॉर्मॉन्ट। बेलफास्ट का एक दूसरा ग्राउंड भी है जिसका नाम है टॉर्मॉन्ट शायद, या टॉर्मेंट, ऐसा कुछ नाम है। तो वहाँ पर भी मैचेस हुए होंगे, लेकिन हम ओवरऑल बेलफास्ट को कंसिडर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या क्या हमें मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, तो देखो, यह है 2018 का मैच, नॉर्दर्न नाइट्स का ही घर है, तो नॉर्दर्न नाइट्स के मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। और जैसे कि आपने ऊपर देखा, अभी तक इस ग्राउंड पे वो एक भी मैच नहीं जीते हैं, चाहे वो कैसे भी हारे, लेकिन हारे हैं। अच्छा, 226 पर निपट गए। हैरी टेक्टर रन है, बाकी यंग और केनेडी के यहाँ पर भी विकेट्स। अच्छा, ये है दूसरा मैच जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था कि नॉर्थ वेस्ट वॉरियर्स ने इस ग्राउंड में खेला है। एक मैच तो आपने ऊपर देखा था जो डकवर्थ लग गया था, जीत गए थे नॉर्थ वेस्ट वॉरियर्स, और यहाँ पर भी वो जीते थे। हैरी टेक्टर यहाँ से भी है, केनेडी, थॉमसन, मैकब्राइन के यहाँ पर भी विकेट्स हैं यंग के साथ। नॉर्थ वेस्ट वॉरियर्स ने बहुत ही ज़्यादा आराम से चेस कर लिया था। फिर से नाम देखिए, पोर्टरफील्ड, ठीक है। ऊपर भी इनका नाम आपको 2 बार देखने को मिला है। यहाँ पर भी अगर मैं थोड़ा ज़्यादा पुराना मैचेस आपको दिखाने को ले जाता हेड टू हेड में, तो पोर्टरफील्ड का नाम आपको एक्सटेंडेड मैचेस में देखने को मिलेंगे। बाकी उस तरह से खास कुछ नहीं, पेसर स्पिनर बराबरी के विकेट्स। उसके बाद यह है दूसरा मैच, नॉर्दर्न नाइट्स ने खेला था यहाँ पर लेस्टर लैंडिंग के अगेंस्ट में 235। फिर से हैरी टेक्टर, मैककोलम, पेसर्स के साथ साथ स्पिनर्स के भी यहाँ पर कुछ ज़्यादा विकेट्स थे, जहाँ पर डॉकरेल और सीवी सिंह थे शायद लेस्टर लैंडिंग के स्पिनर, जिन्होंने यहाँ पर लीड करा था। लेस्टर लैंडिंग ने जीत हासिल करा था। बॉलरों में से मैककार्टर, गेटकेट, ठीक है। मैककार्टर का ये जो है घर है, पर्टिकुलरली इसी ग्राउंड पे उनका जो है डोमेस्टिक सर्किट जो है वो है, तो इनका हमेशा ही इस ग्राउंड पे कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। और भी कुछ चीज़ें हैं, बताऊँगा मैं आगे। उसके बाद अगर हम तीसरे मैच पर आ जाए, जो एक हेड टू हेड मैच आखिरी था जो आपने नोटिस करा, वहाँ पर भी अगर हम कॉमन परफॉर्मर ढूंढने जाएँ तो पोर्टरफील्ड, टेक्टर, केनेडी, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको देखने को मिला था पोर्टरफील्ड, टेक्टर, केनेडी, एक दो करके ही हो, लेकिन है, ठीक है, कॉमन परफॉर्मर की अगर मैं बात करूँ। और चौथा मैच जो है
ये भी हुआ था लेस्टर लैटिन के अगेंस्ट में, यहाँ पर भी 176 पर ही निपट गई थी। और जैसे कि आपको पता ही होगा लेस्टर लैटिन के अगेंस्ट में 2 मैचेस ऑलरेडी खेल चुकी है नॉर्दर्न नाइट्स की टीम, और मार्क अदायर हमेशा ही अच्छा करते हैं लेस्टर लैटिन के अगेंस्ट में, तो उनका परफॉर्मेंस आपको दिख रहा है यहाँ पर, बाकी पेसर्स के साथ फिनिश की कुछ विकेट। ठीक है, तो ये है कुछ चीज़ें जो हमें ग्राउंड से देखने को मिली है। आप नोटिस कर सकते हैं कि नॉर्दर्न नाइट्स का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा है, स्पेशली विद द बैट। ठीक है, वहाँ पर 176 पर निपट गए, यहाँ पर 107 फॉर 8, यहाँ पर 235 हुआ था हैरी टेक्टर की बदौलत, और यहाँ पर भी 226, वो भी हैरी टेक्टर के ही बदौलत। हैरी टेक्टर एक ऐसे परफॉर्मर रहे हैं इस ग्राउंड पर जिनके ऊपर नॉर्दर्न नाइट्स का फेट काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करा है हिस्टोरिकली। ऑफकोर्स उसके बाद काफ़ी सारे चेंजेस भी हुए हैं टीम में, कुछ अलग भी हो सकता है, लेकिन हिस्ट्री ये कह रहा है। ठीक है, बाकी बॉलिंग में खास कुछ यहाँ पर बताने के लिए नहीं है, ज़्यादा कुछ उन्होंने करा भी नहीं है। ये नॉर्थ ईस्ट वॉरियर्स के अगेंस्ट में ही एक मैच था जहाँ पर उन्होंने 10 विकेट निकाला था, उसको भी लीड किया था हैरी टेक्टर और गिटकिट ने। तो हैरी टेक्टर को इस ग्राउंड से काफ़ी अच्छे मेमोरीज हैं। ठीक है, हमने हेड टू हेड में भी इनका हम देखा है, और इस ग्राउंड पे भी हम नोटिस कर पा रहे हैं। हेड टू हेड से हमने सिर्फ बॉलिंग से देखा था, लेकिन ग्राउंड में हमने इनके 2 50s भी देखे हैं। तो हैरी टेक्टर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं अगर आप रिकॉर्ड्स की मान रहे हो। अब आप कह सकते हो कि क्या सिर्फ रिकॉर्ड को हम देखें, क्या इनके बॉलिंग के रिकॉर्ड्स हैं उनको भी हम कंसिडर करें। देखिए, फॉर्म तो इनका ख़राब है नहीं। ठीक है, 2 मैच वो खेले हैं, दोनों ही अनफॉर्चुनेटली लेस्टर लैटिन के अगेंस्ट में खेलना पड़ा था, और दोनों में ही सस्ते में निपट गए हैं। लेकिन अगर आपने आयरलैंड ए वाला जो सीरीज हुआ था कुछ दिन पहले नीदरलैंड्स के अगेंस्ट में, अगर आपने वो नोटिस करी होगी, आपको पता होगा कि उनकी बैटिंग अच्छी फ्लो में नजर आ रही थी और वो अच्छे फॉर्म पर रहे हैं। ठीक है, बॉलिंग उन्होंने पिछले मैच में कराई हुई थी 3-4 ओवर ही शायद, लेकिन कराई हुई है, तो बॉलिंग भी कराने के चांसेस हैं। अभी कराएंगे या नहीं कराएंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं। अभी अगर हम आ जाते हैं प्लेइंग इलेवन का जगह, अच्छा क्या क्या है हेड टू हेड में, क्या क्या है ग्राउंड में, आई होप आपने नोटिस कर दिया होगा। कौन कौन से हमारे लिए पॉइंट के तौर पे आए हैं, कौन कौन से प्लेयर्स के रिकॉर्ड अच्छे हैं, ये सब कुछ आपने नोटिस कर लिया होगा, आई होप। ठीक है, अभी आ जाते हैं प्लेइंग इलेवन के सेक्शन में। मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा चेंजेस की आप उम्मीद रख सकते हैं नॉर्दर्न नाइट्स की तरफ से। अच्छा, एक चीज़ अगर आपने नोटिस करी होगी, नॉर्थ ईस्ट वॉरियर्स का जो गेम प्लान चल रहा है दोनों ही मैच में मैंने नोटिस करा है। ठीक है, क्रेग यंग, ग्राहम ह्यूम ओपनिंग बॉलिंग पे आ रहे हैं और वो अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, विकेट भी निकाल रहे हैं 1-2 करके। लेकिन क्या कर रहे हैं उनकी जो टीम मैनेजमेंट हो या फिर उनके कैप्टन हो, जो भी हो ग्राउंड पर डिसीजंस लेते हैं, क्या हो रहा है कि उन दोनों से ही मेजॉरिटी ऑफ द ओवर्स पहले ही करा दिया जा रहा है। फिर भी ग्राहम ह्यूम का कुछ ओवर रखा जा रहा है डेथ ओवर्स के लिए, लेकिन क्रेग यंग के समझ लीजिए 7-8 ओवर एक ही स्पिन में कराया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि क्रेग यंग अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, समझ लीजिए उनको रन नहीं पड़ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन विकेट्स नहीं निकल रहे हैं उस स्टेज में, क्योंकि शुरुआत में सभी जो ओपनर्स वगैरह होते हैं वो संभल के ही खेलते हैं। उस स्टेज में चाहे वो कितनी भी अच्छी बॉलिंग करा ले, अगर कोई संभल के खेले, देख देख के खेले, मिडल ओवर निकाले, तो विकेट्स मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो क्रेग यंग इसीलिए अभी तक खास कुछ कर नहीं पाए हैं, और फिर से मुझे लगता है अगर उनको बॉलिंग फर्स्ट करने का मौका मिले तो फिर से उनके लिए ये चीज़ हो सकती है। हालांकि इस बार सामने पॉल स्टर्लिंग भी आएंगे जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या सिचुएशन है, क्या हो रहा है, वो अपने मिजाज से खेलते हैं। अगर वो जल्दबाजी में आउट हो गए तो अलग बात है, नहीं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर फिर से क्रेग यंग के लिए इश्यूज बन सकते हैं विकेट्स जल्दी निकालने में। अगर हम नॉर्दर्न नाइट्स की तरफ से बात करें, देखिए पॉल स्टर्लिंग आप गलती से भी इनको ड्रॉप नहीं कर सकते। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा कुछ कर देंगे, लेकिन एक ऐसे प्लेयर हैं अगर टिक जाते हैं तो आपने देख लिया उन्होंने क्या कर रहा है, और वो भी लेस्टर लैटिन की बॉलिंग के अगेंस्ट में। ठीक है, उसके बाद आते हैं जेम्स मैककलम। देखिए मैं आपको बता दूं, अभी भी उनको हमने स्टार्ट लेते हुए नहीं देखा है। पिछले मैच में 6 बॉल उन्होंने खेला था, उसके पहले नीदरलैंड्स के अगेंस्ट में 1 बॉल 2 बॉल करके उन्होंने खेला है। अभी तक उनको हमने स्टार्ट लेते हुए नहीं देखा है, लेकिन अभी भी मुझे इन पर भरोसा है। मैं कुछ टॉपिक्स इनके बारे में बताता हूँ। डोमेस्टिक सर्किट में जो उन्होंने इस ग्राउंड में मैचेस खेले हैं उनके बहुत बड़े बड़े स्कोर्स हैं। इंटरनेशनल मैचेस में अगर मैं बात करूँ, 4 मैचेस उन्होंने खेला है, 4 में से 2 में उनके 50+ स्कोर हैं। ठीक है, बाकी इस टूर्नामेंट से पहले भी वो अच्छे टच पे नजर आए थे। मैं नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा कुछ, लेकिन अच्छे टच पे नजर ये आए थे। तो अभी भी हो सकता है कि मैं इनके ऊपर भरोसा रखूं। और तीसरी बात ये है कि जो चीज़ मैंने आपको बताई कि नॉर्थ ईस्ट वॉरियर्स के ओपनिंग बॉलर्स के साथ जो कंसर्न हो रहा है, अगर वो फिर से कंटिन्यू रहा तो फिर से हो सकता है कि ये जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं नॉर्दर्न नाइट्स के, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ जाए अच्छा कुछ करने का। ठीक है, क्योंकि बस क्रेग यंग को ही संभल के खेलना हो रहा है। ग्राहम ह्यूम तो वैसे भी उस तरह से मतलब टाइट बॉलिंग करा रहे हैं तो विकेट्स नहीं निकल रहे हैं उस समय में।
उनका जो विकेट्स निकलने का जो जोन है वो डेथ ओवर्स में ही आ रहा है। बाकी अगर उन दोनों को कोई सही से हैंडल कर पाता है, आपने आखिरी 2 मैच में नोटिस करा होगा, तो काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो देखना पड़ेगा अभी क्या करती है टीम, स्पेशली अगर बॉलिंग फर्स्ट करती है नॉर्थ ईस्ट राइडर्स की टीम, तो मुझे लगता है कि इन दोनों ही ओपनर्स को आप एक बार के लिए कंसीडर कर सकते हैं। क्रेडिट का इशू जरूर आएगा, लेकिन देखना पड़ेगा अभी क्या कर सकते हैं हम। उसके बाद जेरेमी लॉलर बहुत ही अच्छे क्रेडिट सेवर के तौर पे सामने आ रहे हैं। 8 क्रेडिट में दोनों ही मैच पर लेस रनिंग के अगेंस्ट रन बनाया हुआ है। मुझे इनके बारे में ज़्यादा कुछ नेगेटिव बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भी 8 क्रेडिट में आपको मिल रहे हैं। अगर इनका क्रेडिट ज़्यादा होता तो मैं साथ कुछ कहता, तो क्रेडिट सेवर के तौर पे आप इनको ज़रूर ट्राई कर सकते हो। उसके बाद हैडी टेक्टर, कुछ लोग लेंगे कुछ लोग नहीं लेंगे, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, लेकिन मेरे टीम में ज़रूर से आपको दिख जाएंगे। रीज़न मोर देन इनफ मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद रुआन पिटोरिया सही से टीम इनको इस्तेमाल तो कर रही है, बॉलिंग बैटिंग सही जगह पर, लेकिन अभी तक कुछ खास उन्होंने करा नहीं है और उस तरह से खास फॉर्म पर भी वो दिख नहीं रहे हैं। लेकिन जॉर्डसन, जिनको हमने पिछले मैच में डिस्कवर करा था, काफ़ी लोग उस तरह से कंसिडर नहीं कर रहे थे इनको, लेकिन हमारे लिए हमारे टीम के मस्ट हैव थे और कैप्टन वाइस मटेरियल भी थे। तो ऑफकोर्स आपने देखा, और अभी तो तक आप देख सकते हैं 10% लोगों ने तो कैप्टन बना के रखा हुआ है, तो फिर से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई। कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, लेकिन इनकी जो इंडिविजुअल क्वालिटी है, जिस कैलिबर से ये आते हैं और जिस तरह से टीम इनको इस्तेमाल करती है, उस हिसाब से हमारी टीम में इनका प्रायोरिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। मार्क कैथार्ड तो है ही मस्ट है, तो बताने के लिए कुछ नहीं है। अगर हम नीचे आएंगे तो ग्रेम मैककार्टर के बारे में आखिरी मैच में जितना मुझे रिपोर्ट में पता चला था कि ये पूरी तरीके से फिट नहीं थे और इसीलिए इनसे ओवर नहीं कराया गया था। इनका ओवर नहीं खत्म हुआ था, इसीलिए हैरी टेक्टर ने बॉलिंग कराई हुई थी। अभी आज के मैच में ये खेलेंगे, अगर खेलते हैं तो कितना ओवर कराएंगे, तो इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर आज के मैच में खेलते हैं तो मोस्टली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फुल फिटनेस के साथ ही वो आएंगे, तब हो सकता है कि अपना पूरा ओवर वो कराएं और हैरी टेक्टर को बॉलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़े। लेकिन अगर ये नहीं खेलते हैं तब आप कुछ सोच सकते हैं। ग्रेम मैककार्टर अगर खेलते हैं तो ऑफकोर्स हमारे टीम में इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले करेंगे ही, लेकिन मुझे लगता है कि मतलब रिगार्डलेस ऑफ ग्रेम मैककार्टर खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, मुझे लगता है हैरी टेक्टर को बॉलिंग करानी चाहिए, क्योंकि रुआन पिटोरिया से जितना ओवर वो करवा रहे हैं उसका कुछ अगर हटा के वो खुद करें तो मुझे लगता है काम पे आ सकते हैं। वो पिछले मैच में भी ठही बॉलिंग करवा रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया था कि सामने 2 सेट बैट्समैन थे, इसीलिए कुछ खास फायदा हो नहीं रहा था। लेकिन मुझे लगता है इनको अपनी बॉलिंग कंटिन्यू करनी चाहिए। अगर आप मैच लाइव देख रहे होंगे तो कॉमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि इनको बॉलिंग कंटिन्यू करनी चाहिए। अभी पता नहीं करेंगे या नहीं, लेकिन अगर करते हैं तो ऑफकोर्स आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन ही जाते हैं और मूवी बचाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा कि फॉस्टर है, फॉस्टर का भी एक घर है, ठीक है, मैककार्टर के साथ ये भी अपना होम टीम यहीं पे शेयर करते हैं। लेकिन उस तरह का कुछ मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ रिकॉर्ड नहीं है। कंसिस्टेंट विकेट टेकर है, एक आध विकेट लेते हैं। और उसके बाद बेन वाइट। नीचे आएंगे तो अगर हम नॉर्थ ईस्ट राइडर्स की तरफ से बात करें तो मुझे यहाँ पर भी कुछ खास चेंज होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए पोर्टरफील्ड वैसे भी काफ़ी लोगों को ले रहे हैं, हो सकता है क्रेडिट इशू के लिए कोई कुछ करे भी, लेकिन हमारे टीम में होंगे ये और इनके रिकॉर्ड्स इस ग्राउंड पे काफ़ी अच्छे हैं। फॉर्म का मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, नीदरलैंड से जैसी वीक टीम के अगेंस्ट में भी बहुत ही ख़राब फॉर्म पर नजर आए हैं, लेकिन लेना पड़ेगा आपको क्योंकि रिकॉर्ड्स वगैरह अच्छे और बैटिंग सेक्शन में है तो ज़्यादा कोई चांस भी नहीं ले सकते आप। डोहेनी कीपर सेक्शन में डिफॉल्ट पिक बन जाते हैं क्योंकि इनको ही प्रॉपर्ली बैटिंग मिलने वाली है, बाकी फॉर्म पे तो ये कतई नहीं नज़र आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम आएंगे तो ह्यूम है, थॉमसन, ग्राहम केनेडी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बनने वाले हैं, ठीक है। इनको प्रॉपर्ली बॉलिंग मिल रही है, बैटिंग भी 5 तक आ रहा है इनका, ऐसा नहीं कि बैटिंग नहीं मिल रही है ढंग से। रिकॉर्ड्स भी इस फिक्सचर में अच्छे हैं, 1-2 करके विकेट उन्होंने निकाला है। थोड़े से रिस्की हो सकते हैं लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर ये भी हैं। मैकब्राइन जो आखिरी 2 मैच में नंबर 3 पे आए थे और फिर से आप उम्मीद कर सकते हैं कि नंबर 3 पे ही आएंगे और प्रॉपर्ली बैटिंग जब से उनको मिल रही है तो प्रॉपर ऑलराउंडर की तरह काम कर रहे हैं और इसीलिए अभी काफ़ी लोग आपको ऐसे दिख सकते हैं जो मैकब्राइन को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाए। स्टुअर्ट थॉमसन को भी काफ़ी लोग कंसीडर कर रहे हैं, दोनों ही मैच पर उन्होंने डिसेंट पॉइंट कलेक्ट करके रखा हुआ है, एक में एक विकेट निकाला था और दूसरे में रन बनाया हुआ है। ले सकते हैं आप, सेफ पिक होंगे, लेकिन अगर मुझे कोई जैम वगैरह दिखे तो हो सकता है कि मैं स्टुअर्ट थॉमसन के ऊपर कुछ सोचूं भी। शेन गेटकेट देखिए अभी तो क्या है कि आखिरी 2 मैच में सही से टीम ने इनको इस्तेमाल करा नहीं है, लेकिन आपने देखा ही होगा कि किस तरह के फॉर्म पर वो हैं। नीदरलैंड से अगेंस्ट उन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग बॉलिंग दोनों ही कराई हुई है, उनको जब सही से इस्तेमाल करा गया है तो हमारी टीम में होने तो चाहिए। उनके रिकॉर्ड्स भी इस ग्राउंड पे अच्छे हैं और ये भी बेलफास्ट से ही बिलोंग करते हैं, मतलब इस पर्टिकुलर ग्राउंड से नहीं, लेकिन बेलफास्ट का कंडीशन इनको काफ़ी अच्छी तरीके से पता है। अभी देखना पड़ेगा कि टीम किस तरह से इनको यूज़ कर रही है ना। उसके बाद अगर आएंगे तो रोआन रॉस एलन शायद इनका नाम है, तो इन्होंने आखिरी मैच में 3 विकेट निकाला हुआ था। हैंडी ऑलराउंडर है लेकिन मुझे कतई नहीं लग रहा है कि आप इनको कहीं से भी मैनेज कर पाएंगे।
उसके बाद बॉयड रैनकिन, क्रेग यंग कंसिस्टेंट यहाँ पर विकेट टेकर नजर है, लेकिन बॉयड रैनकिन जो है ना इस ग्राउंड पे इनके रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर मैं इंटरनेशनल सर्किट की बात करूँ, ठीक है, कंसिस्टेंट विकेट टेकर तो रहे ही हैं, लेकिन अगर मैं मतलब आपको कंपैरिजन करूँ क्रेग यंग वर्सेस बॉयड रैनकिन, तो बॉयड रैनकिन के जो नंबर ऑफ विकेट्स हैं आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। हालांकि अभी तो उतने अच्छे टच पे नज़र नहीं आ रहे हैं, ये भी सही बात है, लेकिन अच्छे प्लेयर नज़र आए हैं जब भी उस ग्राउंड पे वो खेले हैं। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है कि बहुत ही ज़्यादा क्रेडिट ले रहे हैं बॉलर के लिए, तो वही एक सोचने वाली बात है। कैप्टन भास्कर चॉइस की बात करें तो अभी के लिए नॉर्दर्न राइडर्स की तरफ से अदायर और स्टर्लिंग के आसपास लोग घूम रहे हैं और कुछ लोग जॉर्जसन के साथ भी जा रहे हैं, लेकिन कैप्टन भास्कर नहीं तो सबकी टीम में कम से कम जॉर्जसन होंगे, ये आप पकड़ के चल सकते हो। और उसके बाद रुआन विडोरियास रिस्क लेना है तो ग्रेम मैककार्टर, अच्छा यहाँ पर मैं भूल गया, हैरी टेटर को भी ऐड कर लो, ठीक है, और मैककोलम और फॉस्टर में से कोई एक। अच्छा, ग्रेम मैककार्टर नहीं भी खेल सकते हैं, ये भी एक देखना होगा। ग्रेम मैककार्टर अगर नहीं खेलते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, हो सकता है तब जाके हैरी टेटर को सही से बॉलिंग मिल जाए, फॉस्टर के ओवर्स खत्म हो। फॉस्टर ने भी आखिरी मैच में काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई हुई थी, डेथ ओवर्स में आकर भी उन्होंने काफ़ी हैंडी बॉलिंग कराई हुई थी, बीच में विकेट भी निकाला था। नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बात करें तो अभी के लिए ह्यूम और मैकब्रायन के साथ लोग जा रहे हैं। उसके बाद थॉमसन, गेटकेट, काफ़ी आपके ओपोनेंट्स ऐसे होंगे जो इनको टीम में रखेंगे, इसको कंसिडर करके रखना, ठीक है। क्रेडिट का थोड़ा इशू बन सकता है, लेकिन मुझे लगता है अगर आपको थॉमसन और गेटकेट में से एक को चूज़ करना पड़े तो मैं एनी डे गेटकेट का ही नाम लूँगा। प्रॉब्लम एक ही है कि टीम इनको सही से यूज़ नहीं कर रही है। अगर बैटिंग फर्स्ट कर रही है नॉर्थ ईस्ट राइडर्स की टीम तो आप इनको कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद पोर्टरफील्ड और डोहेनी और केनेडी में से कोई एक अगर आपको रिस्क लेना है तो ये सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो अभी के लिए मैंने ऐसा एक स्ट्रक्चर बना कर रखा है और आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है क्रेडिट के लिए, ठीक है, लेकिन मैंने मैककोलम को रखा है जो नो क्रेडिट में थोड़े से रिस्की तो हो ही सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको सेफ जाना है आप मैककोलम को ईजिली हटा सकते हो और उनके जगह पर आप स्टुअर्ट थॉमसन को भी ले सकते हो, जिनको काफ़ी लोग ले भी रहे हैं, ठीक है। इसके सिवाय आपके पास यहाँ पर कुछ हद तक प्रिटोरियस का भी ऑप्शन आता है जो आखिरी हेड टू हेड में रन उन्होंने बनाया है, ठीक से इस्तेमाल तो कर रही है, लेकिन इशू हो सकता है। आप ऑलरेडी नोटिस कर सकते हैं मैं यहाँ पर ह्यूम को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, किसी भी रीज़न की वजह से मैं ह्यूम को ड्रॉप नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे पास क्रेडिट ही नहीं है। अभी 9 क्रेडिट बचा के आप 9.5 क्रेडिट के प्लेयर तो ले ही नहीं सकते, मुझे यहाँ पर बॉयड रैनकिन को भी लेना था यंग के जगह पर, वो भी मेरे से नहीं हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी अगर आपको रिस्क लेना है आपको किसी एक बैट्समैन के ऊपर ही रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि आप जेन्युइन ऑलराउंडर्स को या हो सकता है बॉलर्स को उस तरह से रिस्क नहीं लें। पॉल स्टर्लिंग मैं नहीं कहूँगा स्मॉल लीग में ड्रॉप कर दो, लेकिन मुझे लगता है एक अगर बैकअप टीम बना रहे हो ना तो इनके ऊपर चांस ले सकते हो। जी हाँ, ये जब तक खेलेंगे आपको मतलब बर्बाद कर देंगे, लेकिन जिस तरह से ये जिस अप्रोच के साथ ये खेलते हैं ना, ये कब तक खेलेंगे वही नहीं बता सकता, ठीक है। क्रेग यंग, मैं ये आपको बता सकता हूँ कि वो टाइट बॉलिंग करा रहे हैं, उनके बॉल पे मतलब रन बनाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, भले ही विकेट नहीं मिले। तो अगर वैसी सिचुएशन में भी पॉल स्टर्लिंग जल्दी कुछ करने जाते हैं तो चांस एक बन सकता है, ठीक है। बाकी देखिए आयरलैंड के डोमेस्टिक सर्किट में पॉल स्टर्लिंग जैसे प्लेयर को अंडर एस्टिमेट करने लायक कोई चीज़ मेरे पास है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं पे तो आपको चांस लेना पड़ेगा अगर आपको क्रेडिट मैनेज करना है। तो अगर आप चाहें तो आप सबको लेकर भी चल सकते हैं, तब आपको ह्यूम सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। पोर्टरफील्ड मैं क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि उनका क्रेडिट थोड़ा सा कम है। पोर्टरफील्ड भी ऐसे ही ऑप्शन है जिनको आप हो सकता है कि अंडर एस्टिमेट करें, क्योंकि स्टर्लिंग और पोर्टरफील्ड में से लोग पॉल स्टर्लिंग के साथ ही ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन उनका क्रेडिट थोड़ा कम है, इसीलिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं बता रहा, लेकिन फॉर्म पे ये भी नहीं है। तो अगर आपको रिस्क लेना है, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, इन दोनों में से एक को ड्रॉप करना, ठीक है। करके क्या कर लेना, यहाँ पर केनेडी को ले लेना, केनेडी बॉलिंग भी प्रॉपर्ली करवा रहे हैं और ये है ऑलराउंडर ही। उसके बाद आपके पास यहाँ पर ह्यूम के लिए दरवाज़ा खुल जाएगा, आप ह्यूम को ले सकते हो, आप थॉमसन को भी ले सकते हो। गेटकेट को मैं तभी लूँगा अगर इनको बैटिंग फर्स्ट मिले, क्योंकि इनको पूरा एक्सपोजर मिलना ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि इनको बॉलिंग दी जाएगी या नहीं, और अगर दी जाती भी है तो कितना दी जाएगी, ठीक है। तो अगर ये बैटिंग फर्स्ट करते हैं मैं गेटकेट को लूँगा, अगर ये और कहीं पे उनको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जैसे बॉलिंग फर्स्ट वगैरह, तो हो सकता है कि मैं गेटकेट को इग्नोर करूँ, ठीक है। तब जाके आपके पास यहाँ पर बॉयड रैनकिन के लिए भी खाता खुल जाएगा, अगर आप चाहें तो उनको ले सकते हैं। अगर मैककार्टर नहीं खेलते हैं तो क्रेडिट बचाने के और भी चांसेस आपके पास बन जाएंगे, तब आपके पास फॉस्टर ऑटोमेटिक चॉइस बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर कॉर्नर ऑल्फर्ट खेलते हैं जिनके चांसेस तो कम हैं, तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छे क्रेडिट शेयर बन सकते हैं और काफ़ी जेन्युइन विकेट टेकर हैं ये। पता नहीं टीम किस तरह से यूज़ करेगी, लेकिन काफ़ी अच्छे बॉलर हैं ये, अगर इनको मौका मिलता है तो। ऑलराउंडर सेक्शन में ह्यूम तो है ही, अगर आप क्रेडिट बचा पाओ ले लेना, और बैटिंग फर्स्ट में गेटकेट, और नहीं तो थॉमसन परसेंटेज देखकर अगर आप जाना चाहते हो। जॉर्जसन मेरी टीम में ज़रूर होंगे, भले इनके कोई रिकॉर्ड्स नहीं हो, लेकिन जिस तरह से टीम इनको इस्तेमाल कर रही है, मैं बाई एनिमीज इनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहूँगा, और अदायर भी,
और अगर हम नीचे आएंगे तो रोअन एलन और प्रिटोरियस के ऑप्शंस हैं जिनको बड़ी लीग में आप ट्राई करना, ड्रीम 11 पर आप कम से कम स्मॉल लीग में नहीं ले पाओगे। बाकी जो प्लेयर्स मेरे टीम में ज़रूर से होंगे, हैरी टेक्टर, कीयर सीजन में डोहेनी बाय डिफॉल्ट चॉइस है क्योंकि और कोई सही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा नहीं। अदर, जॉर्सन, मैकब्राइन और मैककार्टर अगर खेलते हैं तो ये 6 प्लेयर्स मेरे टीम में ज़रूर होंगे। पॉल स्टर्लिंग को भी मैं शायद रख लूँगा, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा क्रेडिट का इशू नहीं आ रहा है तो कम से कम पॉल स्टर्लिंग और पोर्टरफील्ड में से एक तो मेरी टीम में ज़रूर होंगी और हो सकता है दोनों ही। ग्राहम केनेडी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जेन्युइन ऑलराउंडर हैं, इनके रिकॉर्ड्स डिसेंट हैं और क्रेडिट भी आपको बचा के देंगे, ठीक है। गेट बैटिंग फर्स्ट में मस्ट हैव है और नहीं तो आप कुछ सोच सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें और यहाँ पर आपके लिए काफ़ी सारे इश्यूज हैं। अच्छा, आपने इनिशियल नोटिस करा होगा मैंने मैककोलम को लिया था, ठीक है। मैककोलम को मैं आज के मैच में ट्राई ज़रूर करना चाहूँगा। मैककोलम और पॉल स्टर्लिंग में से अगर एक को भी आप लेते हैं तो भी मुझे लगता चलेगा, लेकिन मैककोलम के मैं आज के मैच ज़रूर ट्राई करना चाहूँगा। सारे रिकॉर्ड्स इनके सपोर्ट में हैं और फॉर्म इनका बुरा नहीं था। अगर कम से कम वो 10-15 गेंद खेलते तो मैं समझ जाता कि नहीं चलिए फॉर्म पर नहीं है, लेकिन अभी भी 10 गेंद भी वो नहीं खेल पाए हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप किसी भी प्लेयर के फॉर्म को लेकर आइडिया नहीं लगा सकते। तो मैं मैककोलम को हो सकता है पर्सनली ट्राई करूँ। अभी आपके ऊपर है कि आप रिस्क लेना चाहते हो कि नहीं। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, अगर आप परसेंटेज देख के जाना चाहते हो तो अदर जिनके रिकॉर्ड बुरे तो नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि इनसे बेटर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा, ठीक है। अभी डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लेना सकते हो। हैरी टेक्टर मुझे बार बार पता नहीं कि ये मैं मैनिपुलेटेड तो नहीं हो गया, कहीं ये मुझे बैकफायर ना कर दे, लेकिन हैरी टेक्टर ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मुझे रोक रहा है। और अगर आप कहेंगे फॉर्म पे भी है, आप 2 मैच देखकर कंसीडर नहीं कर सकते, वो भी लेस्टर के अगेंस्ट में, तो हैरी टेक्टर एक ऑप्शन है। और अगर आपको कुछ भी नहीं देखना है कि फॉर्म क्या है, हमें रिस्क भी नहीं लेना है, सेफ कैप्टन चॉइस जाना है, तो जॉर्सन को टीम जिस तरह से यूज़ कर रही है ना, मुझे लगता है जेन्युइनली एक ऑलराउंडर की तरह टीम इनको यूज़ कर रही है, उनकी इंडिविजुअल क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो हमारे लिए बहुत ही सेफ कैप्टन चॉइस जॉर्सन बन सकते हैं। वाइस कैप्टन आप अदार को बना सकते हो, टेक्टर को बना सकते हो, या फिर पॉल स्टर्लिंग भी। पॉल स्टर्लिंग जिस मोमेंटम के साथ खेल रहे हैं, मतलब जब तक वो खेलेंगे और तबाही मचा के जाएंगे, ये तो तय बात है, ठीक है। गेट अगर बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो कंसीडर करना। तो मेरे लिए स्मॉल लीग में जॉर्सन मुझे लगता है सेफेस्ट कैप्टन होंगे। वाइस कैप्टनसी के लिए अदायर, अगर आपको परसेंटेज देखना है, बैटिंग फर्स्ट में गेट और अगर आपको रिस्क लेना है वो भी हद ज़्यादा तो हैरी टेक्टर, इवन उनको आप कैप्टन भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड मैच ये नहीं है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा और रिस्क के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आपका रिजल्ट कैसा होगा, अगर वो रिस्क चलता है तो, और अगर नहीं चलता तब तो सो जाओगे, तकिया डाल के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करके जाना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह यहीं पे आती हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।